मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास फिर से लेकर मौजूद हूँ आपके सामने। आपको पता ही है रोज़ हमारी सीरीज चल रही है और प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनको पता है बहुत अच्छी तैयारी का जो है वो आकलन किया जा रहा है। देखिए, दिन का जो समय मिलता है, हम शाम को 6 बजे टेस्ट इसलिए लाते हैं कि दिन में आप पूरा इसको पढ़ लें और फिर उसका आप क्या करें, टेस्ट दें। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। देखो, यूनिट फर्स्ट साइकोलॉजी की इससे पहले पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में नीचे आपको मिल जाएगी। और इससे पहले भी साइकोलॉजी का एक वीडियो और आ चुका है। टोटल 2 वीडियो साइकोलॉजी के पहले आ चुके हैं। आप नीचे जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पर हमने साइकोलॉजी के 2 वीडियो बता चुके हैं। एक के अंदर ओवरऑल सारी यूनिट कवर कर रखी है 30 क्वेश्चन से, और एक जो है यूनिट वाइज डाली है, उसमें फर्स्ट यूनिट के 30 क्वेश्चन है। आज लेके आया हूँ यूनिट सेकेंड, जिसके 30 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और बहुत बेहतरीन होगा। हमारे साथ आप यहां पर अध्ययन कार्य करेंगे। सुपर 30 क्वेश्चन होंगे, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभ देवी आपको करा रहा है। बिल्कुल मुफ्त और फ्री टेस्ट सीरीज है। मित्रों, आ जाओ, मैदान में आ जाओ, बिल्कुल ग्रीन कलर के मैदान में आ जाओ और आओ देखेंगे, साइकोलॉजी के मैदान में उतरेंगे, ज़बरदस्त काम करेंगे। देखो, सबसे पहला काम, पहले बाद में मैं चालू करूंगा क्वेश्चन। पहले नीचे 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 लाइक का बटन होगा, उस लाइक पर दबा दो। लाइक कर लो मित्रों, आप लोग जुड़ चुके हो, लाइक कर लो, लाइक कर लो, लाइक कर लो, बटन पर लाइक कर लो। मैं आपके लिए रुका हूं। और नीचे अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है जिसने, और वो पढ़ रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल पर सेट करके रख लेना है। पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और नीचे कमेंट कर लो मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, इतना कर लो और इसके बाद हम शुरू होंगे। चलिए मैं आपको समझ देता हूँ, जल्दी लाइक करें। और उसके अलावा तुरंत अभी शेयर कर दें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। आपके लिए रुका हूँ, सभी में शेयर कर दें, सभी में शेयर कर दें, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह पर आपके स्टेटस वगैरह पर शेयर कर दें, लोगों तक पहुँचा दें ताकि वो लोग इसका अध्ययन कार्य कर सकें आपके सहयोग के माध्यम से। और पढ़ाई में सहयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। मैं आशा करता हूँ आपने कर लिया है। कर लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखते चलिए। कमेंट में जाइए, उत्तर ठोकिए, कमेंट में जाइए और उत्तर ठोक दीजिए। चलो, आसपास कोई बैठा है उसको मत ठोक देना भाई, ठीक है, लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कमेंट में जाओ, उत्तर ठोको। चलिए, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। कौन सी ऐसी विधि है जो व्यक्तिगत शिक्षण में नहीं आती है? तो डाल्टन पद्धति आएगी, ठीक है, ये भी आएगी और ये भी आएगी। आपको ये देख लेना है, ऑप्शन के अंदर ही पता लग जाता है। सामूहिक शिक्षण विधि लिखा है, यानी ग्रुप टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। अब ग्रुप टीचिंग की आप बात कर रहे हो, सामूहिक शिक्षण की आप बात कर रहे हो, तो उसमें क्या व्यक्तिगत शिक्षण हुआ? नहीं हुआ ना, वो तो समूह में आ गया। तो इसका मतलब जो नहीं आती है कौन सा जाएगा? आपका ऑप्शन बी राइट जाएगा। चलिए नीचे कमेंट में लिखते चलिए, कैसी लग रही है क्लास, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखते चलिए, लिखते चलिए। साइकोलॉजी में अपने आप को एक तरीके से टीचर मानकर चलिए और फिर इसको टेस्ट को दीजिए। आप अपने आप को स्वयं को शिक्षक माने और टेस्ट को अटेंड कीजिए, क्योंकि आप बनने वाले हैं भावी शिक्षक। हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए, निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। कौन कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार है? आपको पता है यूनिट नंबर 2 जो है वो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व और बुद्धि, ये 3 टॉपिक आपके दिए हुए हैं। किसमें? यूनिट नंबर 2 में, साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 2। चेक कर लीजिएगा सिलेबस, जिसने अभी तक चेक नहीं किया हो। पहला आपका टॉपिक है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, दूसरा टॉपिक है व्यक्तित्व और तीसरा है बुद्धि। इन तीनों टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन देने का हमने यहाँ पर प्रयास किया है। तो आपको पूरे टॉपिक कंप्लीट और कवर अप कराते हुए चल रहे हैं। चलिए, जिसने पढ़ा है वो भी दे और जिसने नहीं पढ़ा वो इसको दे के फिर पढ़े, कहाँ गलती रह गई आकलन करे। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। देखो, शारीरिक विभिन्नता भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता है। अलग अलग शरीर के लोग होते हैं शारीरिक रूप से, किसी कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बोना है, कोई क्या है क्या नहीं है, तो शारीरिक विभिन्नता होती ही होती है। मानसिक विभिन्नता भी होती है, क्योंकि किसी की सोचने की क्षमता अधिक तीव्र है, किसी की कम है। कोई मंद गति से सोचता है, कोई तीव्र गति से सोचता है, किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का IQ कम है। तो मानसिक रूप से किसी का कैचअप पावर अच्छा है, कोई बहुत थोड़ा लेट समझता है, किसी की ट्यूबलाइट जल्दी जलती है, किसी की ट्यूबलाइट लेट जलती है ना। कुछ लोग मिंटो फ्रेश खाते हैं फिर उसके लिए तो बेटा, मानसिक विभिन्नता भी होती है। संवेगात्मक विभिन्नता भी होती है। किसी को यदि आप कुछ चोट पहुँचाओ तो कोई रो देता है, कोई गुस्सा कर लेता है।
संवेग है भाई, रोना गुस्सा करना सारे संवेग है। कोई दुखी हो जाता है, कोई हंसने लग जाता है, कोई दुख में पागल हो के हंसने लग जाता है, कोई दुख में पागल हो के रोने लग जाता है। तो सबकी अलग अलग स्थिति है ना भाई, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सबके संवेगात्मक विभिन्नता भी होती है। तो आंसर राइट जाएगा, उपरोक्त सभी राइट जाएगा। क्या राइट जाएगा? उपरोक्त सभी। आपके क्या आ रहा है उत्तर? अरे आपके क्या आ रहा है उत्तर? लिख दो ना, अरे लिख दो ना नीचे कमेंट में, लिख दो। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण कौन सा है? व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत जो कारण है वो ध्यान रखिएगा कौन सा आएगा? वंशानुक्रम आएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत वंशानुक्रम आएगा। देखो, जाति प्रजाति और देश से इसका कोई ज़्यादा कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लिंग भेद का भी कोई खास इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला व्यक्तिगत विभिन्नता में नहीं है। आयु और बुद्धि के अंदर भी मैं बात करूँ तो देखो, ये तीन जो चीज़ें थोड़ी बहुत कहीं इफेक्ट कर सकती है, लेकिन आधारभूत कारण पूछा है, मुख्य कारण पूछा है, वो कौन सा है? तो वो आपका आएगा वंशानुक्रम कारक आएगा। कौन सा आएगा? वंशानुक्रम कारक। देखिए, हमारे चाय का समय भी हो गया है और आपके पढ़ाई का समय भी हो गया है। माता जी के द्वारा चाय प्रस्तुत की गई है, आप लोग भी जुड़िए और चाय का आनंद लीजिए। मैं इधर एक चाय की चुस्की ले रहा हूँ, आप उधर महसूस कीजिए। और हो सकता है अगर आप भी पी रहे हो चाय तो नीचे कमेंट में लिख दो, सर हम भी पी रहे हैं। चाय पियेंगे और ज़बरदस्त पढ़ेंगे, चाय पियेंगे और ज़बरदस्त पढ़ेंगे। आइए, ये वैसे एक तरीका का नशा है, चाय को बहुत अधिक नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी कभार कहीं थकान लग जाए तो ठीक है, दिन की 1 मैक्सिमम से 2 चल सकती है। लेकिन कोई फिर 5, 4, 10 चाय पीता जा रहा है तो गलत है फिर वो, है ना, तो वो फिर एक तरीके से नशा हो जाता है। अरे नशा तो डालो पढ़ाई का, आओ मैदान में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ाई करने में? नीचे लिख दीजिएगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे साथ? चलिए, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? कौन लेखक है इस पुस्तक के? देखिए, बहुत सारी साइकोलॉजी के अंदर बुक्स हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी के अंदर बुक्स हैं, और उन बुक्स के आपको राइटर्स पूछे जा सकते हैं। या तो राइटर की बुक पूछी जा सकती है या बुक के राइटर पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस चौथे का आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? हेविंगहर्स्ट जाएगा। ऑप्शन डी राइट जाएगा, हेविंगहर्स्ट। आपने राइट किया या नहीं किया देख लीजिएगा। देखो, बड़े बूढ़े कहते हैं भाई चाय केवल अकेली सिंगल नहीं पीनी चाहिए, उसके साथ कोई बिस्किट है या कुछ ऐसा कोई चीज़ आपको रखनी चाहिए। थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड होती है, ग्लूकोज मिलता है, माइंड अच्छा काम करता है। समझ रहे हो? तो लगे रहो भाई, क्योंकि आपको पता है एक मजदूर जो है वो मेहनत करता है, वो शारीरिक रूप से मेहनत करता है, उसको थकान तो लगती है लेकिन केवल शारीरिक। लेकिन एक जो विद्यार्थी होता है वो शारीरिक थकान भी करता है और उससे ज़्यादा मानसिक थकान उसको लगती है। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से एक्टिव रहना पड़ता है विद्यार्थी को। तो आप तो एक मजदूर से भी ज़्यादा थक रहे हो, तो भाई ग्लूकोज की तो ज़रूरत पड़ेगी। आओ, आ जाओ मेरे साथ, आ करो, हाँ चलो कोई बात नहीं। आइए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? देखो, एंजॉय लेके पढ़ो, मस्त आनंद लेके पढ़ो तो चीज़ें समझ में आएगी। मुँह यूँ करके पढ़ोगे, यूँ ऐसे गंभीरता में यूँ करके, जैसे पूरी दुनिया का भार तुम्हारे सर पे रखा हुआ है 10 किलो का बाट रख दिया किसी ने, ऐसे पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इंजॉय लेके पढ़ो, आनंद के साथ, मज़े के साथ, चाय की चुस्की लेते रहो, पढ़ते रहो, आनंददायक। हल्के दिमाग से साइकोलॉजी पढ़ो, आपकी साइकोलॉजी मस्त रहेगी। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है भाई? तो मनोशारीरिक असमानता यानी मानसिक रूप से भी देखते हैं, शारीरिक रूप से भी देखते हैं, और ये दोनों चीज़ों के अंदर जो असमानता होती है क्या कही जाती है? वही जो हमारी सेकेंड यूनिट है, पहला टॉपिक है उसका, क्या कही जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कही जाती है। क्या कही जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। अरे आपका ये उत्तर सही गया या नहीं लिखिए नीचे कमेंट में, जाइए कमेंट में ठोकिए। क्वेश्चन नंबर 6, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है मित्रों? किसने दी है? जल्दी बताइए किसने दी है? कौन दे गया ये परिभाषा कि जो मापने लायक जो भी व्यक्तित्व का पहलू है, जैसे हर चीज़ को आप मापन कर सकते हो, किसी का नहीं कर सकते हो। लंबाई मापी जा सकती है, वजन मापा जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन क्या उसकी मानसिक लब्धि को भी कभी कभार हम जैसे IQ और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में मापा जा सकता है, लेकिन संवेगों को थोड़ी मापा जा सकता है। समझ रहे हो? तो लेकिन कुछ ऐसे पहलू जिनको मापा जा सकता है और उन पहलू के माध्यम से व्यक्तिक भिन्नता का एक तरीके से अंश प्रस्तुत होता है। किसने बताया ये? किसने बताया है ये? किसने? जल्दी। ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट जाएगा। स्किनर ने बताया मित्रों। किसने बताया? स्किनर ने। दिमाग में उतार लो, बहुत ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं। मैंने कहा था जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी आपका लेवल बढ़ता जाएगा। वीडियो जैसे जैसे आ रहे हैं लेवल बढ़ रहा है। कितने राइट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? अब शारीरिक रूप से
व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई दे रही है शारीरिक रूप से, देखो फोकस करना है शारीरिक रूप से व्यक्ति की जो विभिन्नता दिखाई दे रही है उसको आप क्या बोलेंगे। अब शारीरिक रूप से किसी को आप लंबा कहोगे, बोना कहोगे, ये सारे उसको आप बाहर से देख करके कहोगे ना, अंदर घुस के उतरने की जरूरत थोड़ी है। तो आंतरिक विभिन्नता तो हुई नहीं, व्यक्तित्व भी वो एक तरीके से हुआ नहीं, और जब ये दोनों ही नहीं हुए तो उपयुक्त सभी भी नहीं हुआ। तो क्या आएगा, बाहरी विभिन्नता। क्योंकि कोई बाहर से देख के पता लगाते हो ना, लांबो ताड़ है ये, तो लांबो ताड़ मतलब लंबा है ना, तो आप बाहरी विभिन्नता देख रहे हो। किसी को कह रहे हो बावनियो रह गया है, नानो रह गया बापड़ो, यानी छोटा रह गया है, तो वो भी भारी विभिन्नता देख रहे हो आप। किसी को आप कहते हो काड़ और ढूस है यार, कोयला तरह, कहना मत किसी को बहुत मारेगा, बिल्कुल काले काला एक हफ्सी की तरह, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका की तरफ जो पाए जाते हैं, है ना, तो कई लोगों को लगता है वो काला कट है, आप उसकी बाहरी विभिन्नता बता रहे हो। लेकिन आप याद रखो, जरूरी नहीं है कि वो बाहरी रूप से काला है तो अंदर से भी काला है। कुछ लोग बाहर से गोरे अंदर से काले होते हैं, ऐसा नहीं रखना है हमको। कोई कह रहे हैं हम बाहर से बहुत गोरा है, बड़ा खूबसूरत है, अरे भाई तुम उसकी बाहरी विभिन्नता देख रहे हो, अंदर का भी देख लो, मटेरियल क्या है, माल क्या है, यानी उसके अंदर जो संवेग चल रहे हैं वो किस तरीके के गुणधर्म हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन कालों के लिए क्या प्रसिद्ध रहा है, काले तो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तो दिल वाले होते हैं भाई, क्या बात है, काले गोरे का भेद नहीं, समझ रहे हो ना। चलिए, तो शारीरिक रूप से अगर आपको पूछ रहा है आपको, तो शरीर की विशेषता बता रहे हो तो बाहरी विभिन्नता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले आज का मोटिवेशन, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है मोटिवेशन ही व्यक्ति की आत्मा है, आपको पता है ना, उसको आगे बढ़ाने का एक जरिया है। तो हम यहाँ साइकोलॉजी के अंदर अभिप्रेरणा की बात भी करते हैं, तो इसलिए आपके हर वीडियो में मोटिवेशन लाते हैं। अगर आप वो करोगे जो दूसरे नहीं कर रहे हैं तो आपको वो मिलेगा जो दूसरों को नहीं मिल रहा है। भाई वो मत करो जो दूसरे कर रहे हैं, हमेशा भेड़ मत बनो। भेड़ क्या होती है, भेड़ अगर एक लाइन से चलने लग गई और भेड़ लाइन में चलने लग गई तो वो उसके पीछे पीछे भेड़ चाल में सब भेड़ें चलने लग जाती है, उनको पता ही नहीं उनको जाना कहाँ है। एक बार ऐसा वीडियो भी आया था कि एक कार के आसपास आगे वाली भेड़ थी, लाइन में चल रही थी, आगे वाली भेड़ ने कार के आगे ऐसे चक्कर लगा दिया तो पीछे वाली भेड़ भी उसके पीछे चलने लगी। अब वो लगातार कार के पीछे चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा है उनको जाना कहाँ है। इसी को कहते हैं भाई भेड़ चाल। तो भेड़ मत बनो, शेर बनो, शेर। लिव लाइक ए लॉयन एंड थिंक लाइक ए लॉयन। शेर अपनी एक अलग सोच के साथ चलता है जो जंगल के अन्य जानवर नहीं चलते, इसलिए वो जंगल का राजा बनता है और अन्य उसके नीचे रहने वाले लोग। तो आप ध्यान रखें, आपको वो नहीं करना है जो दूसरे कर रहे हैं। दूसरे लोग कुएं में कूद रहे हैं तो तुम भी कुएं में कूदोगे तो मर जाओगे भाई। तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको वह काम करना है जो दुनिया नहीं कर पा रही है। धारा के विपरीत प्रवाह करके दिखाना है और सिलेक्शन लेकर के ही दिखाना है। चलिए, तो आपको वो मिलेगा जो दूसरों को नहीं मिल रहा है। चलते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, टेस्ट सीरीज अच्छे अटेंड करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको अंदर से भय लगता है कि मेरे कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। यही मूर्खता है। आपको टेस्ट सीरीज देनी है, दूसरे नहीं देना चाह रहे, आप नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कहीं कचरा ग्रहण करना चाह रहे हैं, आप भी कचरा ग्रहण करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वह करना है जो अन्य नहीं कर पा रहे हैं, वो आप करके दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है। अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है। तो देखो, बाह्य रूप से तो वो दोनों समान दिख रहे हैं, लेकिन अन्य योग्यताओं की दृष्टि से जब हम देख रहे हैं तो वो एक दूसरे के समरूप नहीं है। ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है मित्रों, बता दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी जाओ कमेंट में लिखो, जाओ कमेंट में लिखो। तब तक मैं चाय की चुस्की ले लेता हूँ, आप भी आइए, पधारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आंतरिक विभिन्नता आएगी। क्या आएगी, आंतरिक विभिन्नता। चलिए दिमाग लगाओ ना, बाहर से तो सेम है तो वो क्या है, बाह्य रूप से तो वो दोनों समान है, तो एक दूसरे में बाह्यतम रूप से तो सेम हो गए, लेकिन अंदर से वो सेम नहीं है, तो आंतरिक विभिन्नता का मान हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करना है। तो दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है। तो क्या इसमें सही दिख रहा है आपको, इसमें आपको सही दिखना चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि भाई दिमाग लगाओ, व्यक्तिगत विभिन्नता में हम देखेंगे कभी भी दो व्यक्ति एक समान होंगे क्या, नहीं होंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है, माप सकते हैं ना, लंबाई माप लेते हैं हम कभी कभार, आपने देखा होगा बोनापन, लंबापन, ये देखते हैं, मापने से तो पता लगता है, गोरापन, कालापन हो गया। इसके अलावा उसकी IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के आधार पर भी हम माप लेते हैं। आजकल तो इमोशंस क्वेश्चंस भी मापा जा रहा है, यानी EQ भी माप रहे हैं आजकल और IQ भी मापा जा रहा है, तो मापन संभव है।
और ये सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, तो ये भी सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं। होते ही नालायक हैं, लड़के होते ही नालायक हैं, पैदा होते ही नालायक की पंक्ति दिखाते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था में आते ही। देखो बुरा मत मानना, मैं भी लड़का हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन देखो ये एक प्रकृति का एक नियम है। लड़कियाँ जो हैं वो वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने और घरों में काम में ज़्यादा ध्यान लगाती है। ये विभेद किस तरीके का विभेद है? तो देखो लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद में दिमाग लगा रहे हैं, और बालिकाएं जो है वो कहाँ दिमाग लगाती है? वस्त्र पहनने में, कपड़े अलग अलग प्रकार के पहनने में, गुड़ियों के खेल खेलते हैं आजकल, आपको पता है, लड़कियां लेकर घूमती है, घरों में काम किस प्रकार से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, माता का हाथ बटाती। तो ये एक तरीके से कैसा विभेद आपको नजर आ रहा है? ये आपका रुचि संबंधी विभेद होगा। कैसा विभेद होगा? रुचि संबंधी विभेद। फिर से कह रहा हूँ मित्रों, जैसे क्वेश्चन आता है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले कमेंट करेंगे, फिर ऑप्शन चेक करेंगे, और लास्ट में बताएंगे कितने आंसर, कितने में से कितने क्वेश्चन सही गए आपके। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी है? तो बुद्धि परीक्षण भी होता है, व्यक्तिगत इतिहास विधि भी होती है, और रुचि परीक्षण भी होता है। होता है या नहीं होता है? अरे भाई होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बुद्धि परीक्षण भी होता है, व्यक्ति इतिहास विधि कैसे स्टडी करते हैं, कई बार हम रुचि परीक्षण भी हम करते हैं, तो उपयुक्त सभी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शेल्डन ने, देखिए वो आपके क्वेश्चन खत्म हो गए वहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता के, अब यहाँ से शुरू हो गए आपके कौन से क्वेश्चन? यहाँ से व्यक्तित्व के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। निम्न में से शेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? तो आपको पता है शेल्डन ने जो वर्गीकरण किया था उसमें एंडोमॉर्फिक बताया था, एक्टोमॉर्फिक भी बताया था, और मीजोमॉर्फिक भी बताया था। एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक उसके वर्गीकरण में थे, परंतु ये पिंपी बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल गलत आंसर जा रहा है, और जो गलत है वही पूछा है उसने, तो गलत है वही पूछा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन ए राइट जाएगा। कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन ए। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके वर्गीकरण में जो नहीं था वो पूछा है, नहीं कौन सा था? पिंपी नहीं था, तो ए राइट जाएगा। नंबर 13, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता संगठित की नहीं है? नहीं जहाँ है या तो अंडरलाइन कर लो या राउंड सर्कल लगा लो, पता लग जाता है। तो संगठित व्यक्तित्व की विशेषता क्या चीज़ नहीं है? गतिशीलता तो होती है भाई, समायोजन शक्ति भी होती है, संतोष, उच्च आकांक्षा तथा उद्देश्यपूर्णता भी होता है। तो क्या नहीं होता है? असामाजिकता बिल्कुल उसकी विशेषता नहीं होती। उसको सामाजिक होना चाहिए, असामाजिक थोड़ी होना चाहिए। असामाजिक तत्व बन जाओगे तो फिर क्या बचेगा? सामाजिक तत्व बनना है, तो बी राइट जाएगा। चलिए नंबर 14, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया है? मूल्यों के आधार पर पूछा है, मूल्यों के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन से मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर आपको तैयार करके दिया है? युंग ने दिया है, केटल ने दिया है, स्पेंसर ने दिया है, या इनमें से कोई नहीं दिया है? तो मित्रों यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग ये हो रही है कि आपको ऑप्शन दिखाई दे गया है, आपको उत्तर नज़र आ रहा है, हालांकि उत्तर आपको नज़र नहीं आना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए इसका कौन सा राइट जाएगा? सी राइट जाएगा, स्पेंसर। स्पेंसर इसका उत्तर जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। देखो आपके लिए मेहनत करते हैं हम, काफ़ी मेहनत करते हैं, कभी कभार एक दो इधर उधर कहीं कुछ मिस प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करके हम आपके लिए चीज़ें लाते हैं। आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमको पीछे बैक स्टेज पर बहुत मेहनत करनी होती है, तब हम आपके सामने रिसर्च करके और बहुत बेहतरीन चीज़ें लेके आते हैं। तो आपका ये एक मोरल उत्तरदायित्व बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और नीचे कमेंट में आप इसको लिख करके बताएं कि हमारी मेहनत कैसी लग रही है आपको मित्रों। चलिए हंसमुख रहे हैं। देखो अभी जिन जिन के चेहरे ऐसे बिल्कुल ऐसे हैं अंडरटेकर की तरह, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएं कपिल शर्मा की तरह। ओके चलिए, यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है? यानी वो उस शक्ति का नाम बताना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है, वह खुद क्या है, और दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो कौन सी शक्ति होगी? तो इसको हम बोलते हैं आत्मचेतना, क्योंकि हम यदि अपने अंदर झाँकेंगे तो पता लगेगा हम क्या हैं, और जब हम क्या हैं ये पता लग जाएगा तो सामने वाले की सोच भी हमारे बारे में पता लग ही जाएगी। कभी कभी कुछ लोग हवा में उड़ते हैं, उनको लगता है हम ये हैं, हम वो हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन यदि वो आत्ममंथन करें तो पता लगता है कि हम कहाँ हैं। जैसे अभी आप देखें, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं विद्यार्थी, वो कितने प्यारे हैं, उनको पता है कि आप लोग सभी प्यारे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े, उनको पता है कि यार इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारा विकास होगा, तो उन्होंने आत्ममंथन किया है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, है ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में, उनको लग रहा है कि हम तो भाई रीड के टॉपर हैं। अब ऐसा सोचने वाले जो लोग हैं, वो यदि आत्मचेतना करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो पता लगेगा कि भाई वस्तुतः वो लोग जहाँ खड़े हैं, कहीं ना कहीं उनकी
और भी मेहनत की आवश्यकता है, इसलिए उनको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, आपको बताइए लेवल 1 लेवल 2 की हर बार हम आपको बता रहे हैं। हिमांशु व्यास सर रीड सेलेक्टेड 2018 और प्रियंक व्यास यानी कि मैं, हमारा यूट्यूब चैनल आपको बताइए प्रियंक व्यास राधे पर। और ये पास में जो नीचे सब्सक्राइब का ऐसा बटन आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ रेड कलर में, अभी तक नहीं दबाया हो तो दबा लो, दबा लिया हो पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दबाया हो तो दबा लो भाई, यूँ करके दबा लो। और ऐसे यहाँ पर घंटी होगी बेल, उस पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ऑल आ रहा होगा, उस ऑल पर क्लिक कर लो। ऑल पर क्लिक करते ही घंटी के दोनों तरफ ऐसा आ जाएगा, यानी कि सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और अगर आपने ऑल पे क्लिक नहीं किया तो ऐसे ही घंटी बजी होगी ऐसे, और ऑल पे क्लिक करते ही दोनों तरफ ऐसा आ जाएगा, मतलब आपके पास सारे वीडियो आएंगे। ये आपको 1 अप्रैल से लगातार हम दे रहे हैं, आज 11 अप्रैल हो गई है, आपको पता है आज 11वां वीडियो आ रहा है। 10 वीडियो आ चुके हैं 1 से 10 अप्रैल तक, जिसकी प्लेलिस्ट नीचे मौजूद है, जाकर चेक कर सकते हैं। रोज़ 6 बजे आपको मिलता है। अन्य लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं उनको भी जोड़ सकते हैं, उनको ये लिंक भेज सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक करेंगे, नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ क्लिक करेंगे तो सारे 10 के 10 वीडियो उपलब्ध हैं। जो अभी आज नया जुड़ा है उसके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो जुड़ चुका है वो भी देख सकता है बार बार रिपीट करके। देखो यहाँ यूट्यूब का फ़ायदा आपके लिए ये है कि हम जो वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, मान लो अभी आज आपने अटेंड किए, कल आपको फिर अटेंड करने की इसको इच्छा हुई तो वापस इसको आप 1 से 10 तक, 1 से 11 तक वापस देख सकते हो, है ना। तो ये बार बार घुमा कर देख सकते हो आप रिपीट करके। अंतर्मुखी बालक क्या होता है भाई? अंतर्मुखी तो आपको पता है, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है उभयमुखी। अंतर्मुखी वो होता है जो अंदर ही अंदर घूमता रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, अंदर ही अपनी बातों को रखता है, बहुत कम बोलना पसंद करता है, अपने विचारों को भी अंदर ही दबा कर रखता है, ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी क्या होता है? लगातार 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 बोलता जाता है ना, कहीं भी जाए बोलता ही रहता है। तो वाचाल जिसको हम कहते हैं, वाचाल अधिक बोलने वाला, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला, जो कुछ है ओपन किताब, खुली किताब की तरह, वो बहिर्मुखी है। और एक होते हैं उभयमुखी, जहाँ कम बोलना है कम बोलेंगे, जहाँ ज़्यादा बोलना है ज़्यादा बोलेंगे, दोनों प्रकार के लक्षण हैं उनमें, तो वो उभयमुखी होते हैं। तो अंतर्मुखी क्या है? सभी के साथ मिलकर चलने वाला है क्या? समस्या को पारस्परिक रूप से समझने वाला है क्या? एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है क्या? या स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला व्यक्ति है? तो आपको ध्यान में रखना है 16 का क्या है? एकांत में विश्वास रखने वाला, अपने आप को एकांत में डाल देता है वो। सभी के साथ मिलकर चलने वाला तो आपका एक तरीके से बहिर्मुखी हो जाएगा। पारस्परिक रूप से समझने वाला और ये स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला उभयमुखी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? व्यक्तित्व का जो सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत, वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? नीचे जाइए, आंसर दीजिए। 17 है, 17 पे खतरा हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन जो अभी ऑनलाइन जुड़े वो भी इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, पढ़ करके आना है। ठीक है। तो 17 का आप क्या आंसर आएगा? आपका ऑप्शन बी राइट जाएगा आपका, यूंग, यानी जिसको हम जूंग के नाम से भी जानते हैं। सिगमंड फ्रायड जो था उसका शिष्य था, आपको पता है। ये जूंग, कहीं कहीं पर आपको जूंग लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, जूंग। ये जूंग भी यही है और यूंग भी यही है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिलेगा, पर ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, जूंग या यूंग। तो इसी ने सामाजिक सिद्धांत का सिद्धांत दिया है। सिगमंड फ्रायड का शिष्य है, जो कि लिबिडो के मामले में, यानी कि सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि भाई छोटे बच्चों के अंदर भी, शैशवावस्था के अंदर भी, उन बच्चों के अंदर क्या होती है? कामुकता होती है, लेकिन इसने उसका विरोध किया था, इसने कहा था नहीं होती। तो ये इन दोनों में कहीं ना कहीं विवाद वाली स्थिति थी। विवाद तो क्या कहेंगे, आपस में मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं हो सकता है। ठीक है, मतभेद होना चाहिए, मतों में भेद हो सकता है, लेकिन मतों में भेद के कारण मन भेद हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला है, कौन सा घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है मित्रों? कौन सा वो घटक है जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है? तो बुद्धि भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है, लैंगिक भिन्नता भी करती है। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? अवलोकन जब निश्चित परिस्थितियों में आप करोगे, निश्चित परिस्थितियों में आप अवलोकन जब आप करोगे तो वो आपका नियंत्रित अवलोकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका नियंत्रित अवलोकन कहलाएगा। चलते हैं, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है? भाई, संपर्क में रहने वाले लोगों से उसका मूल्यांकन आप करवा रहे हो तो कौन सी विधि है? जाओ नीचे आंसर ठोको, जाओ नीचे और आंसर ठोको। मैं रुका हूं ताकि आप आंसर दे दें, और अभी भी कोई आंसर नहीं दे रहा है, गलती कर रहा है। मैं रुका हूं ताकि आप नीचे जाके लाइक कर लें, नहीं कर रहे हो गलती कर रहे हो। मैं रुका हूं, आप सब्सक्राइब कर लें, नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20 का आएगा ऑप्शन डी, मापदंड परीक्षण विधि, जिसको रेटिंग स्केल के नाम से भी हम जानते हैं।
चलिए 21 की बात करें। वे बालक बालिकाएं जो परिस्थिति के आधार पर व्यवहार प्रकट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति, अभी मैंने इसका आंसर दे दिया था, जो अपनी परिस्थिति के अनुसार ढल कर व्यवहार प्रदर्शित करता है। जहाँ कम बोलना है वहाँ कम बोल रहा है, जहाँ ज़्यादा बोलना है वहाँ ज़्यादा बोल रहा है, जहाँ अपने आप को प्रकट करना है वहाँ प्रकट कर रहा है, जहाँ पर नहीं करना है प्रकट वहाँ नहीं कर रहा है। ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के आधार पर व्यवहार कर रहा है तो वो अंतर्मुखी नहीं होगा, वो बहिर्मुखी भी नहीं होगा, वो सात्विक भी नहीं होगा। मैंने अभी बताया था वो क्या होगा, वो उभयमुखी होगा। यानी जहाँ अंतर्मुखी रहना है वहाँ अंतर्मुखी की तरह रह लेगा, जहाँ पर बहिर्मुखी की तरह रहना है वहाँ बहिर्मुखी की तरह रह लेगा। तो वो दोनों ही प्रकार के बीच में संतुलन रखेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, उभयमुखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 22, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को असंख्य तत्वों से निर्मित बताया है। मित्रों, यहाँ से बुद्धि के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, आपको ये समझना चाहिए। आप जरा मुझे बताएं, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बुद्धि को असंख्य तत्वों से निर्मित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असंख्य तत्वों से निर्मित बताया किसने, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है ना भाई, किसने दिया है। अरे भाई देख लो ना, असंख्य तत्वों की बात कर रहा है तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए 22 का। बोलो 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 मित्रों, बोलो। थॉर्नडाइक। क्या आंसर आएगा, थॉर्नडाइक आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस मनोवैज्ञानिक ने स्पीयरमैन के सामान्य कारक का खंडन किया है। सामान्य कारक का खंडन करने वाला मनोवैज्ञानिक, जाइए कमेंट में आंसर दीजिए। ए बच्चों आंसर दे दीजिए। तो देखिए 23 के अंदर आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। क्या आएगा, थॉर्नडाइक ही आएगा। थॉर्नडाइक ने ही स्पीयरमैन के सामान्य कारक का खंडन करके और फिर वो बहुबुद्धि वाला सिद्धांत दिया था। चलिए 24, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व जो उन्होंने अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया था वो जोड़ा। तो बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत या त्रिस्तरीय सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत ऐसा करके पूछा जाता है। तो ये स्पीयरमैन ने पहले जो द्वितत्व सिद्धांत दिया उसमें नहीं जोड़ा था, त्रितत्व में तीसरा तत्व जोड़ दिया। कौन सा तत्व है वो, तो ध्यान रखना, तत्वों से, बुद्धि के तत्वों से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर जाएगा, आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन सी, समूह तत्व। क्या आंसर जाएगा, ऑप्शन सी, समूह तत्व। चलते हैं 25 पर। बुद्धि का विभाजन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। अरे वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि का विभाजन किया है, या मैं कह सकता हूँ बुद्धि का खंडन करने का काम, बुद्धि का वर्गीकरण करने का काम किया है। तो ऐसे कौन से आपको यहाँ पर मनोवैज्ञानिक नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक और गेरेट ने ये काम किया है। किसने ये काम किया है, थॉर्नडाइक और गेरेट ने। आशा करता हूँ आपके उत्तर सही जा रहे हैं और आप नीचे आंसर दे रहे हैं। जो अभी भी इतने दिन कहने के बाद, पुनर्बलन करने के बाद भी जो नहीं सीखे हैं उनके बारे में क्या कहें भाई, बताओ। जो लोग जुड़े हैं वो लोग कह सकते हैं उनके बारे में क्या कहा जाना चाहिए। आपकी क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा जिसको हम बार बार कह रहे हैं उत्तर दो उत्तर दो उत्तर दो और वो नहीं दे रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी को हम क्या कहेंगे, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे विद्यार्थी को हम क्या कहेंगे जिसको हम कई समय से समझा रहे हैं क्या आंसर देना चाहिए, उसका हम पुनर्बलन कर रहे हैं, उसको हम अभिप्रेरित कर रहे हैं, अभिप्रेरणा दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, फिर भी वो यदि वो आंसर नहीं दे रहा है तो ऐसे विद्यार्थी को हम क्या कहेंगे, जरा आंसर दीजिएगा। व्यक्ति अनोखे कार्य करता है जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है, यह बुद्धि का कौन सा कारक है। देखो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ ऐसे अनोखे कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, उस अद्भुत कार्य के कारण से वो हाईलाइट होते हैं और हाईलाइट होने से उनकी समाज में पहचान बनती है। तो ये बुद्धि का कौन सा कारक माना जाएगा। मैं आपको समय दे रहा हूँ, 5 सेकेंड का समय आपका शुरू होता है अब। आंसर दे दीजिए नीचे जाकर। 1 2 3 4 एंड 5। आंसर आएगा विशिष्ट। क्या आएगा, विशिष्ट, क्योंकि वो बुद्धि का विशिष्ट कारक है उनके पास, इसलिए वो कुछ विशिष्ट और अद्भुत कार्य कर रहे हैं। दिमाग लगाओ ना, कुछ अनोखे कार्य कर रहा है यानी कुछ विशिष्ट कर रहा है, और विशिष्ट के लिए उसके पास बुद्धि का कौन सा कारक होना चाहिए, विशिष्ट कारक होना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 27, इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई एक इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर एक मकान का नक्शा बना रहा है, प्रारूप बना रहा है कि मैं यहाँ पर ये बनाऊंगा, वहाँ पर ये बनाऊंगा। मकान के नक्शे बनाते हैं ना, तो वो बुद्धि के किस प्रकार के माध्यम से ऐसा कर रहा है, बुद्धि का कौन सा माध्यम यूज में ले रहा है।
अरे भाई वो उसने देखा, प्लॉट देख लिया, प्लॉट पर अब उसको मकान बनाना है, यहाँ ड्राइंग रूम बनाऊंगा, यहाँ पर भाई मैं जो है कोई आपका बेडरूम बनाऊंगा, कोई यहाँ पर लेटरिन बाथरूम से संबंधित बनाऊंगा, यहाँ पर कोई सीढ़ियाँ बनाऊंगा, यहाँ पर ऐसा एलिवेशन करूंगा, ऐसे करके वो एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं ना मकान का। तो वो इंजीनियर तैयार जो कर रहा है कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? एक तरीके से देखें तो वो संज्ञानात्मक कार्य कर रहा है, लेकिन कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? तो अमूर्त बुद्धि का वहाँ पर प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो मकान उसके सामने नहीं है, लेकिन वो विचार रहा है, कल्पना कर रहा है कि ऐसा बनेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो उसके जो चीज़ सामने है और उसके बारे में सोच रहे हो तो वो तो है आपका मूर्त, है ना। जो सामने है और सोच रहे तो वो तो मूर्त होता है, मूर्ख नहीं होता है, वह मूर्त होता है, मूर्त। लेकिन जो आपके सामने नहीं है और फिर उसके बारे में आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो तो वो आपका अमूर्त होता है। और अमूर्त चिंतन का जो काल होता है वो आपका किशोरावस्था के अंतर्गत आता है, आपको पता ही है। अमूर्त चिंतन आप कर पाते हो ज़्यादातर, बाकी शैशवावस्था वगैरह में आप, बाल्यावस्था वगैरह में आप मूर्त चिंतन करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। क्या कहा है? अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ये कथन किसका है? देखो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ऐसी परिभाषा दे दी जाती है और पूछा जाता है कि भाई ये किसका है। पहला तो ये पूछने का तरीका। या फिर क्या कर दिया जाता है, ऊपर दे दिया जाता है मनोवैज्ञानिक का नाम और फिर कहा जाता है कि भाई इसने किस प्रकार का कौन सा सिद्धांत दिया है या कौन सा स्टेटमेंट दिया है, और फिर स्टेटमेंट नीचे दे दिए जाते हैं या सिद्धांत के नाम नीचे दे दिए जाते हैं। तो मैंने आपको इस तरीके से पूछा है। तो अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि, कथन किसने कहा है? ये कथन कहा किसने है? ये कथन किसने कहा है भाई? 28 का आंसर दो। क्वेश्चन 28 का डी सही जाएगा। टर्मन ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? टर्मन ने, कि अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। क्योंकि जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो तो बुद्धि है आपकी। अमूर्त बुद्धि में किनका प्रयोग अधिक किया जाता है? ये ह नहीं आएगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि अमूर्त बुद्धि में किनका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो अमूर्त बुद्धि में आपको पता है आप शब्दों का भी प्रयोग करते हो, आप अंकों का भी प्रयोग करोगे, आप प्रतीकों यानी सिंबल्स का भी प्रयोग करोगे। तो राइट क्या जाएगा? ऑप्शन डी राइट जाएगा सभी। मित्रों आज की हमारी इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और मेरे इस चाय का घूट भी लास्ट बचा है, तो इसको समाप्त कर लेता हूं और आप क्वेश्चन समाप्त कर लो। नीचे आंसर लिख लो क्या आएगा। मित्रों बुद्धि को केंद्र प्रवृत्ति का किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? क्या आंसर जाना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीरमैन या बिने? अंतिम क्वेश्चन, अंतिम मौका सवाल का जवाब देने का। एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है। बताओ बताओ। सही आंसर जाएगा बिने ने। अल्फ्रेड बिने के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बुद्धि को केंद्र प्रवृत्ति का जो है बुद्धि को केंद्र प्रवृत्ति का किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? तो बुद्धि को केंद्र प्रवृत्ति का मानने का श्रेय जाता है किसको? अल्फ्रेड बिने को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज के ये आपके 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हुए हैं। मित्रों मैं फिर से बता दूं, हमने लगातार आज ये आपका 11वां दिन रनिंग में है। 1 अप्रैल से लगातार हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं 30-30 क्वेश्चन की। आप हिसाब किताब निकाल लो, आज 11वां टेस्ट संपन्न हुआ है हमारा। ठीक है, जिन्होंने इससे पहले के 10 टेस्ट नहीं दिए हों वो भी आप जाकर दे सकते हैं। आप देखिए रोज़ के 30 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे हो तो कितना सारा आपको बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा, है ना। तो लगभग आप बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। 330 क्वेश्चन अब तक करवाए जा चुके हैं। 330 क्वेश्चन जब आपको करवाए जा रहे हैं तो कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे। वहाँ तो आपके 150 क्वेश्चन आने हैं, 150, है ना। तो हम 330 प्रश्न करा चुके हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक करके नीचे आपको लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट में। वहाँ उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप इन सभी 11 के 11 वीडियो का आनंद ले सकते हो। इनको आप देकर अपना आकलन कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज लगातार चढ़ा है लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक बच्चे तक शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे केवल आप खुद तो पढ़ रहे हो लेकिन दूसरों को शेयर नहीं कर रहे हो, वो गलत बात है। कमेंट आपको जरूर करने हैं कि आपके कौन सा उत्तर राइट जा रहा है, कितने जा रहे हैं। कमेंट में ये जरूर लिख दें कि सर आज मेरे 30 में से इतने राइट गए हैं, 30 में से 30 राइट गए हैं या 30 में से 27 राइट गए हैं। जितने भी आपके राइट गए ईमानदारी से, वो बिल्कुल ऑनेस्टली आपको नीचे कमेंट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टीचर ने आपके लिए इतना किया, आप केवल एक ही काम करो, उस टीचर के लिए नीचे यानी इस वीडियो के नीचे से आपको थंब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस थंब पर क्लिक करके इसको लाइक जरूर कर लो।
ताकि पुनर्मलन के माध्यम से, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से आपके लिए आगे क्लासेस लेके आए। माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभदेव, ये आपके लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जुड़े रहें। आगे हमारी और प्लानिंग क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि लगातार देखो मित्रों, हम भी लगातार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, नियमित रूप से टेस्ट लेकर के आते हैं, तो इसके पीछे जो भी आपके पास में 30-35 मिनट का वीडियो आता है या 25-30 मिनट का वीडियो आता है, उसके पीछे हमारी 2-2.5-3-4 घंटे की 2-2.5 घंटे की मेहनत होती है उसके पीछे। तो नियमित रूप से हम उसके पीछे समय लगा रहे हैं। 11 दिनों से लगातार हम हमारे वादे के अनुसार लगातार आपके लिए लेके आए। ठीक है, पहले भी हम डोज 11 के 11 वीडियो लेकर आए थे, आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अभी भी हम इस टेस्ट सीरीज के 11 वीडियो ला चुके हैं। अब हमारी ऐसी मानसिकता बन रही है कि हम हो सकता है संडे को कोई टेस्ट लेकर के आए, संडे को एक पूरा टेस्ट सीरीज लेकर के आए, या फिर सप्ताह में 2 बार 3 बार ऐसा कुछ हम लेके आए। ठीक है, आप क्या राय रखते हैं ज़रूर दीजिएगा। हमारी प्लानिंग ये चल रही है कि अब हम केवल संडे को ही ये लेके आएँ या संडे में 1 या 2 टेस्ट लेके आए। आपकी क्या राय है? आप ये चाहते हैं कि प्रत्येक दिन टेस्ट आने चाहिए क्या? रोज़ जो भी टेस्ट आ रहे हैं, एवरीडे जो 6 बजे आ रहे हैं वो रोज़ आने चाहिए क्या? या केवल संडे को 1-1 टेस्ट आने चाहिए क्या? या फिर सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट आने चाहिए? इन तीनों में से आपकी क्या राय है? वो राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बताइएगा। उस अनुसार, आपकी राय के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, उसी अनुसार हम कार्य करेंगे। चलिए, आप सभी को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जो मैंने आपको आज का होमवर्क दिया है कि आप ज़रूर बता दें हमें कि क्या आपको केवल संडे ही टेस्ट चाहिए, या सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट चाहिए, या रेगुलर टेस्ट चाहिए। इनमें से कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा वो आप हमें बताएं, ताकि उस अनुसार कल से कार्य किया जाएगा। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले कल होगी या नहीं होगी, उससे पहले नीचे कमेंट में आप लिखेंगे तो पता लगेगा। चलिए, नमस्कार।